नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। जहां पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी चैनल हेड ने जो है बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। स्वरूप दिया है। मुझे लगता है कि अब तक के सांस्कृतिक मंत्रियों को यह अवसर कभी सौभाग्य हमारे प्रदेशवासियों को नहीं मिला। और मंत्री जी, मैं इसके लिए आपका पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे मंदिरों का आपने पूरी तरीके से उसका जीर्णोद्धार करवाया है, यह अद्भुत है हमारे लिए। तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो शंखनाद से ही करेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय मंत्री जी कृपया मंच पे आए और हम उनसे सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि बहुत कम ही अवसर मिलता है हमें जब आदरणीय मंत्री जी ने जो 11 वर्षों में खास तौर से जो काम हुए हैं और जो इन्होंने अपने मंत्रालय में काम किए उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। मंत्री जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना समूह के इस आयोजन में, और आपने अपना समय दिया उसके लिए हम पूरी आत्मा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। 11 सालों के लिए कि में जो काम हुए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों से प्लीज बताएं। पहले तो भाई ब्रजमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता कि आज बहुत सारे साधना समूह के दर्शकों के सामने देश और प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन की गतिविधियों को रखने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य के रूप में, दंगाई प्रदेश के रूप में, आतताइयों के रूप में जानी जाती थी। स्थिति यहाँ तक थी कि न प्रदेश में कोई निवेशक अपने निवेश को राजी होता था। विदेश छोड़ दो, अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी जो बड़े औद्योगिक घराने थे वो भी अपना निवेश उत्तर प्रदेश में करने के लिए राजी नहीं थे। गांव की कनेक्टिविटी हो, शहरों की कनेक्टिविटी हो, या प्रदेश से जो महत्वपूर्ण मार्ग है उनकी कनेक्टिविटी हो, जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी सड़कों से प्रदेश की पहचान थी। बिजली में आपूर्ति में माना जाता था कि कब बिजली आई ये महत्वपूर्ण था, जाने का कोई समय नहीं। बिजली जाती ही थी, थोड़ी बहुत बिजली की उपलब्धता थी। जो पिटता था वही जेल जाता था, अपराधी थाने चलाने का काम करता थे। बल्कि सरकार के गिने चुने हर जिले में एक सुपर सीएम बना रखे थे, जो पूरी सारी पावर वहाँ के प्रशासन की एक्सरसाइज करते थे। उन्हीं के इशारों पर उत्पीड़ित होने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय होता था। एक वर्ग विशेष को खुद करने के लिए शमशान घाट की बाउंड्रियां तो होती थी, लेकिन सनातन संस्कृति के प्रतीक जो भी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं उनको कोई खेमनहार नहीं था, कोई देखरेख करने वाला नहीं था, बल्कि बहुत दुर्दशा की स्थिति में थे। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस रूप के ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का 2017 में कमल खिलाने का काम किया। और हम आभारी हैं अपने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने एक योगी और संत पुरुष को उत्तर प्रदेश की बागडोर दे करके यहाँ का नेतृत्व देने का काम किया। और जैसे ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 की सरकार चलना शुरू हुई, बेखौफ होकर के, निर्द्वंद होकर के उन्होंने जिस तरीके से कानून का राज स्थापित करने का काम किया, पूरे प्रदेश में जंगल राज को खत्म करने का एक शपथ ली, और उसका परिणाम देखने को मिला कि पूरा प्रदेश में चाहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, आज हम अगर एक लाइन में कहें तो कह सकते हैं कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था को जिस तरीके से चाक चौबंद और अपराधियों के प्रति, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाए, उसका परिणाम है कि प्रदेश अपराधों से मुक्त हुआ, प्रदेश दंगों से मुक्त हुआ। प्रदेश में इन 8 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश का वातावरण बदला, और खासकर एक तरफ प्रदेश में कानून और अनुशासन और प्रशासन का बोलबाला शुरू हुआ,
दूसरी ओर पैरेलल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विकास की नई गाथा लिखने का काम किया और उसी का परिणाम है कि हमने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी में रोड कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, गुणात्मक रूप से इन 8 सालों में ऐतिहासिक काम ही नहीं किए बल्कि पूरे प्रदेश का स्वरूप बदलने का काम कर दिया। आज देख रहे होंगे कि आज आप, अब ये बात आपसे हो रही थी कि हवाई सेवाएं दिन में नहीं मिल रही, तो अब हवाई सेवा मिले न मिले मन बना लेते हैं लोग, चलिए निकल चलते हैं, जब तक शाम वाली फ्लाइट पहली मिलेगी तब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। पहले ये यात्रा दिनों में होती थी, अब कुछ घंटों में होती है जी। आप 5 साढ़े 5 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम 5.5 घंटे। पहले रात भर चलते थे लोग, दिन भर चलते थे, कभी मन नहीं करते थे लोग। तो इस तरह आज तो एक और ऐतिहासिक काम है, बहुत जल्दी एक सौगात देश को राष्ट्र के नाम और खासकर उत्तर प्रदेश के नाम मिलने वाली है। एयर कनेक्टिविटी में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर जेवर में बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है, जो हमारे प्रदेश की गति को बहुत ऊपर ले जाने का काम करेगा। जिस तरह उड़ान बढ़ता है, ऐसी हवाई उड़ान विकास के रूप में और महत्वपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश आगे जाएगा। तो एक तरफ हम लोगों ने प्रदेश को कानून का राज दिया, उत्तर प्रदेश को अनुशासन दिया, उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हर क्षेत्र में तरक्की के नए नए आयाम दिए और कनेक्टिविटी देने का काम किया। और इसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के बारे में इन 8 सालों में लोगों की सोच बदली, अवधारणा बदली, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जब निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तुत किया गया तो उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, यानी हिंदुस्तान में किसी भी राज्य से सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव देशी और विदेशी निवेशकों ने देने का काम किया। विपक्ष के साथियों ने उस पर भी मजाक उड़ाया, अरे साहब निवेश के प्रस्ताव तो आ गए, लेकिन धरातल पर कितने उतरेंगे ये देखने वाली हवाई बातें सरकार कर रही है। लेकिन फिर हम कहना चाहते हैं कि ठीक 1 साल बाद इसी लखनऊ की सरजमी पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार आए और उसको जो निवेश के प्रस्ताव हमारे 1 साल के अंदर धरातल पर उतरे, यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित लखनऊ में होता है। 11 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरने की ऐतिहासिक कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार को मिली। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश चल पड़ा है विकास की ओर, जहां उत्तर प्रदेश चल पड़ा है एक सरप्लस रेवेन्यू स्टेट की ओर। हम कह सकते हैं कि पहले की सरकारों में अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन इस महीने 15 दिन लेट इसलिए मिला कि सरकार पर वेतन देने के पैसे नहीं थे जी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का ऐसा पहली बार राज्य उत्तर प्रदेश बना जिसके पास सरप्लस रेवेन्यू है, कोई तरह की कमी नहीं। चाहे हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो या अन्य योजना हो, उनको जमीन पर उतारने की बात हो, सब्सिडी देने की बात हो, इंसेंटिव देने की बात हो, किसी भी इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए या अन्य राज्यों के साथ कंपटीशन करने की बात हो, तो इसमें निवेश को आकर्षित करने में अन्य सुविधा देने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य के मुकाबले में बेहतर स्थिति में आज खड़ा है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों की विभिन्न योजनाओं के एग्जीक्यूशन की, धरातल पर उतारने की बात करें तो पहले जहां उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरे तीसरे फर्स्ट नंबर पर रहता था, आज हम ऊपर से 1 2 3 नंबर पे हर योजना में दिखाई पड़े हैं। और बहुत सारी योजनाओं में हम हिंदुस्तान के नंबर 1 पर सारे स्टेटों में आगे खड़े हुए। खास रूप से आपने बात करी, यदि अपने विभाग की ओर हम थोड़ा आ जाए जी, तो उत्तर प्रदेश का मामले में पर्यटन और संस्कृति को लेकर के या धर्मार्थ कार्य को लेकर के यदि बात करें तो पूरा परिदृश्य बदल गया है। जहाँ पहले मैंने जो चर्चा करी कि पहले शमशान घाटों की बाउंड्री का पैदा तो होता था, या केवल तुष्टीकरण के आधार पर एक धर्म विशेष के लोगों को प्रभावित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, हिंदुओं को सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों को अपमान तो सरकार करती थी, लेकिन कभी भी प्रोत्साहन करने का काम सरकार ने नहीं किया।
लेकिन आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, फक्र के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी सनातन संस्कृति, मान्यता, परंपरा, संस्कारों को न सिर्फ पुनरुद्धारित किया बल्कि संवर्धन देने के लिए बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। यदि अब नंबर 1 पे हम यह संस्कृति की बात करें तो जहाँ पहले कभी कलाकारों के नाम पर कुछ होता ही नहीं था, अगर होता था तो एक ही कार्यक्रम होता था, सैफई महोत्सव जी, उसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं होता था। आज फक्र और गौरव से कह सकते हैं कि हमने हजारों की तादाद में ऑनलाइन जितने भी हमारे कलाकार हैं, किसी विधा के हों, संगीत के हों, गायन के हों, वादन के हों, उनको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने का अवसर दिया। और हिंदुस्तान का पहला राज्य हमने बनाया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कलाकारों के कराए, उनका वर्गीकरण ABC कैटेगरी में कराया और तीनों का वर्गीकरण कराने के बाद उनका मानदेय निर्धारित किया, उनके TA की सुविधाएं निर्धारित करी और तय कर दिया कि कोई भी कलाकार ऐसा नहीं छूटेगा जिसको कम से कम साल में 3 कार्यक्रम हम सरकार की ओर से न दें जी। और उसी का परिणाम है कि हम लोग आज एक एक यूनिवर्सिटी में, एक एक महानगर में, बल्कि अब तो गांव तक पहुंचने के लिए हम यूनिवर्सिटी को, डिग्री कॉलेज को, इंटर कॉलेज को, वो जो भी कार्यक्रम करना चाहता है या संस्कृति से जुड़ना चाहता है, हम अपने साथ जोड़ करके उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और निःशुल्क रूप से कलाकार उन्हें उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। प्रयास ये है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जीवन मूल्य है, वो अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचे। तो हम जोड़ रहे हैं, सारे कल्चरल क्लब बना रहे हैं, उनको उसमें शामिल कर रहे हैं। तो उन डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंटर कॉलेज में अपने कलाकारों को भेज करके अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा रहे हैं, नए कलाकारों को, उदीयमान कलाकारों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी संस्कृति को नंबर 1 स्टूडेंट तक, नंबर 2 उनके अभिभावकों तक पहुंचा करके अगली पीढ़ी को भी भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ने का अभियान पूरे प्रदेश में झमाझम तरीके से कर रहे हैं, कोई धन की कमी नहीं। और हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी टाउन ऐसा नहीं पूरे प्रदेश में बचा है जहां तक हम लोग रीच न बनाए हो। और इस साल तो हम लोगों ने और उसको व्यापक स्वरूप दिया है, पूरे एक एक गांव तक पहुंचाने की योजना के तहत हम लोग, जो पहले हम लोग जब बैठ जाते थे तो सुबह शाम हमारी संस्कृति थी कि गाँव के 10 लोग अलाव लगा के बैठ गए, कहीं बैठ गए तो ढोल मंजीरा बजाए, भगवान का भजन कीर्तन शुरू हो जाता था जी। अब कल्चर धीरे धीरे आधुनिक युग में सिमट रही है या खत्म होने की ओर जा रही है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने सभी प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वाद्य यंत्र वितरण योजना से जोड़ करके एक एक जो हमारे नवीन ग्राम सचिवालय बने हैं, यहाँ का सचिव वहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, प्रधान जी उसके अध्यक्ष होते हैं, उनको 5-5 वाद्य यंत्र निःशुल्क रूप से हम अपने संस्कृति विभाग से दे करके वो उस गांव को दे रहे हैं, ताकि आज भी उसी कल्चर पे लोग बैठ करके सुबह शाम भगवान का भजन कीर्तन करके अपनी संस्कृति को जिंदा पुनर्जीवित करने का काम कर सके। इस तरह की तमाम योजनाएं, एक और हम लोग कलाकारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके माध्यम से विभिन्न विधाएं को पुनर्जीवित करते हुए गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे कलाकार जो जीवन भर संगीत के क्षेत्र में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिए, बुढ़ापे में जब उनका कोई आय का साधन नहीं है तो हम बुढ़ापे में पेंशन देने का काम शुरू किए हैं, उनको पेंशन भी देने का काम करना है। ये इस तरह के तमाम काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यदि पर्यटन की हम बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में आज हम फक्र और गौरव के साथ कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में अधिकतर, शायद ही कोई विधानसभा छूटी हो जहाँ अपनी आस्था के केंद्र, अपने धार्मिक स्थल, अपने सनातन के केंद्र बिंदु को करोड़ों रुपए से वहाँ पर्यटन सुविधाएं दे करके विकसित करने का काम न किए हों। कोई नहीं बचा, और जो बचे हैं कुछ शायद बच गए हों तो उनको लगातार कर रहे हैं और चिन्हित किए हैं कि जो पौराणिक महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के, सनातन संस्कृति के आस्था के केंद्र हैं, 100% उनको हम लोग बहुत सुव्यवस्थित करके, उनको कनेक्टिविटी दे करके, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, वहाँ पर्यटन सुविधा विकसित करके एक आकर्षण का केंद्र बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। ये हम लोगों की प्रगति
लगातार चल रही है। हमें खुशी है आज प्रदेश में एक आध्यात्मिक वातावरण बना है, एक ऐसा वातावरण बना है जहां हम लोग अपनी विरासत का सम्मान, अपनी धरोहरों का सम्मान के साथ विकास की यात्रा को काम करने रहे हैं। दूसरी ओर कल ही बहराइच में कार्यक्रम आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री गए थे, डंकिया की चोट उन्होंने कहा कि हम विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडन बंद करेंगे। इनके मेले, इनके आयोजन, जहाँ इनका महिमा मंडन जो आक्रांता विदेशी रहे जिन्होंने हमारी संस्कृति को कुचला, देश को लूटा, हमारे सनातन को तहस नहस किया, ऐसे आक्रांताओं के मेले हम प्रदेश में नहीं होने देंगे। हम अपनी विरासत का सम्मान करेंगे और महाराजा सुहेलदेव जी के 40 फीट ऊंची भव्य दिव्य मूर्ति का अनावरण के साथ साथ उनका बहुत बड़ा स्मारक हमारे पर्यटन विभाग का जो बना था उसका कल लोकार्पण हुआ। और एक झील भी बड़ी सी हम डेवलप कर रहे हैं, तो एक बड़ा आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र और टूरिस्ट प्लेस के रूप में महाराजा सुहेलदेव जी के स्मारक को डेवलप करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कम से कम हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी विरासत का सम्मान हो रहा है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम अपनी विरासत के सम्मान करेंगे और जो आक्रांता है उनका महिमा मंडन नहीं होने देंगे, इस पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों का परिणाम भी सामने आपके आया है। परिणाम क्या है? पहले 2017 तक जहां उत्तर प्रदेश में लगभग 16 करोड़ पर्यटकों की सालाना की आवक थी, आज दिसंबर 2024 में कुंभ को अलग कर दे, कुंभ जोड़ देंगे तो दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। कुंभ हमारा जनवरी में हुआ है, दिसंबर तक की यदि बात करें तो उसके सापेक्ष 65 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर आए और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश पर्यटकों की आवक में, देशी और विदेशी पर्यटकों की आवक में नंबर 1 पर रहा है। आज यदि महाकुंभ की हम बात कर लें तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन प्रयागराज की पावन भूमि पर, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी पर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, निश्चित समयावधि 45 दिन, 45 दिन के अंदर 66.3 करोड़ से ज़्यादा जहाँ श्रद्धालुओं ने आकर के माँ त्रिवेणी में डुबकी लगा करके भारतीय सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा वैभव को तो ऊंचा किया ही किया, अपने जीवन को पुण्य लेकर के धन्य करने का काम किया हो। दुनिया में अगर चाइना और भारत को छोड़ दें तो ऐसा आयोजन जिसमें किसी देश की इतनी आबादी नहीं है, उतनी आबादी प्रयागराज में पधार करके 45 दिन में, और ऐसा कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आए और बिना किसी असुविधा के, बिना किसी बड़े बमंडल के सीधे सकुशल अपने देश और प्रदेश और अपने घर को वापस चले जाए। ऐसा चाक चौबंद आधुनिक तकनीक का जो सुव्यवस्थित प्रयास हुआ आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, ये दुनिया के लिए एक नई मिसाल, आधुनिक तकनीक के साथ अपनी आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक अपनी व्यवस्थाओं का सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया। आज अनुकरणीय उदाहरण पूरे विश्व को चला गया। और सबसे बड़ा उदाहरण जो हम कहते हैं कि आस्था से व्यवस्था, आस्था से आर्थिकी, ये हमारे महाकुंभ में साबित हुआ। आरोप क्या लगा रहे थे विपक्ष वाले? अरे साहब, सरकार ने हजारों करोड़ रुपया इस आयोजन पर बर्बाद कर दिया जो गरीब कल्याण में लग सकता था। अरे उसके जवाब मिला उस आर्थिकी का, इस 45 दिन में 3.25 लाख करोड़ का राजस्व हमारी सरकारों को मिला है जी। महाकुंभ से 7-8 करोड़ के हजार के खर्चे में 3.25 लाख करोड़ राजस्व हमारी स्टेट और भारत सरकार के टैक्सेशन में भंडार भरने का काम हुआ। ये है आस्था से आर्थिकी, ये है हमारे सनातन से संस्कृति का विकास के साथ अपनी मूल विरासत से, मूल जड़ से जुड़ने का भारत का वो इतिहास पुनर्जीवित हो चुका। जहाँ हम कहते थे कि सनातन के, हम कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे, यही तो कहते हैं, लेकिन सोने की चिड़िया थे जब हमारा सनातन बहुत मजबूत था जी। और आज उसी सनातन के दम पर
पुनः एक बार हम सोने की चिड़िया बनेंगे। इसी सनातन की दम पे, इसी संकल्प के साथ हम अपनी नीतियों को लेकर के 2047 की तैयारी आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कर रहे हैं कि पुनः एक बार भारत सोने की चिड़िया बने। और सोने की चिड़िया बनने का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, हर परिवार संपन्न हो, विकसित हो, पढ़ा लिखा हो, नौकरी पेशा से हो, रोजी रोजगार से जुड़ा हो, उसके पास अपने सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी की मूलभूत जरूरतें हो, अपना सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सके। इसके लिए हम लोक कल्याणकारी योजनाएं चाहे प्रदेश की हो या भारत सरकार की हो, सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कोई मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। आज देख रहे होंगे कि जो गरीब है उसको हम मुख्य धारा में विकास की लाने के लिए उसको विकास की किरणें देने का काम कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने एक धर्म विशेष के लोगों को पीछे कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, अरे सबसे ज़्यादा लाभार्थी आप कहीं लिस्ट उठा के देख लो तो यही लोग जो आरोप लगा रहे हैं हमारी भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, चाहे शहरी आवास योजना हो, ग्रामीण आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो या अन्य योजनाएं, जितनी भी योजना गिनाएंगे तो दर्जनों क्या सैकड़ों में अब तो हो गई हैं। सारी योजनाओं का लाभ सर्वाधिक इन्हीं लोगों को मिला है जी। क्योंकि हम लोगों का कोई, हमारी नीति है गरीब का मतलब गरीब, उसकी कोई जात नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। हम हर व्यक्ति को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके विकास की मुख्य धारा में ला करके अपने एक व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से प्रदेश और देश बनते हैं। जब व्यक्ति खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, तभी हमारा प्रदेश और देश खुशहाल होगा। इसी भावना के साथ हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हम कह सकते हैं कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना है, एक उभरता दमकता प्रदेश बने, एक समृद्ध प्रदेश बने और उसी समृद्धता के प्रदेश के साथ साथ हम देश को समृद्धशाली बना सकें। इसी प्रयास का नतीजे भी सामने आ रहे हैं कि जहाँ 11 साल पहले हिंदुस्तान 11वीं अर्थव्यवस्था था जी, और दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनने में कामयाब हुआ है। आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, एक चमकता दमकता उभरता हुआ नया उत्तर प्रदेश आपके सामने है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश एक अंगड़ाई ले रहा है, आगे की ओर चल पड़ा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, लोक कल्याण का क्षेत्र हो, जन कल्याण का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, आर्थिकी का हो या सामरिक ताकत का हो। सामरिक ताकत के बारे में अभी जो पहलगाम की घटना आतंकवादियों के द्वारा हुई जी, जिसमें निर्दोष माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया, क्या असर किया? 25 मिनट में सारे आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हुए। जब बदले की भावना से पाकिस्तान ने अटैक करने का प्रयास किया तो सामरिक अड्डों को जरा सी देर में तहस नहस करके विध्वंस करके निपटाने का काम किया और घुटनों के बल आकर के पाकिस्तान सिर के बल खड़ा हो गया। माफी मांगने को, युद्ध विराम करने के लिए गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया और बिना भारत की सेना ने एक कदम दुश्मन की जमीन पर रख के अपनी जमीन से उसको उसकी हैसियत बनाने का काम किया और दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत पुराना भारत नहीं है, ये मोदी जी का नया भारत है जो तोड़ना भी जानता है, लड़ना भी जानता है और दुश्मन देश को बुरी तरह नेस्तनाबूद करना भी जानता है। बिना दूसरे दुश्मन के देश की धरती पर जाए हुए आज भारत ने सिद्ध किया है कि भारत जब चाहेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी दुश्मन देश हो, उसकी हैसियत में लाने का, उसकी औकात में लाने का, उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देने की हैसियत अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ, स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल कमाल कर दिया। अपनी देश से जाकर के पूरा जट में कह दिया, चाइना हो या पाकिस्तान, अपने देश की धरती से तुम सब हमारे दायरे में आते हो, हमारी सीमा में आते हो। ये है नया भारत, चमकता चमकता भारत। और इसी भारत के, नए भारत के उद्गम के लिए आज पूरे देश की जनता आज 11 साल के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल को प्रणाम कर रही है, 8 साल के कार्यकाल को योगी जी को प्रणाम कर रही है और पूरा देश उसी का प्रणाम है। चाहे मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ा है, चाहे राजनीतिक कोई वातावरण हो। जब चुनाव होता है असेंबली का, चुनाव होता है पार्लियामेंट का, तो बार बार लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग और लोगों का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसलिए हम लोग पुनः देश की जनता को प्रणाम करते हैं
उन्हें अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की और आपने बहुत कुछ बताया। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि समय इतना कम है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि इतना 11 सालों में इतना काम किया है कि हमें होटल 1 महीने के लिए लेना पड़ेगा, तब हम शायद बता पाए लोगों को। आमतौर से मंत्री लोग अपनी बात रख करके फिर वो चले जाना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी उस योगी के सेनापति हैं जो खुद भी बहुत दृढ़ निष्ठा से काम करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, और उसी तरह से हमारे मंत्री श्री जयवीर सिंह जी भी करें, और वो सभी सवालों का वो जवाब भी देंगे। आपने पहले की भी सरकारों को देखा है, क्योंकि आपने कपड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का पहन रखा है, लेकिन अंदर से एक व्यवसायिक भी हैं। एक बड़ी ईमानदारी से सवाल पूछना चाहते हैं। मैं इतना आपसे चाहूंगा कि आप पिछली सरकारों और इस सरकार में कंपैरिजन की बात करें। हमारे साथ मेयर आ चुकी है, हमारे लखनऊ शहर की पहली नागरिक जिनको हम कहते हैं, मेयर हमारी हैं यहाँ पे सुषमा खरकवाल जी हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि कलयुग था, लोग कहते थे कि लक्ष्मी जी ने एक बार कहा कि भाई हमारा युग कब आएगा, तो विष्णु जी ने बोला कि आपका कलयुग आपका होगा, इसलिए सारे पुरुष पहले आ गए, हमारी जो मेयर है वो लेट पहुंची। हालांकि जो है मेयर साहब नारी शक्ति के रूप में हमारी लखनऊ की प्रथम नागरिक हैं, प्रदेश की राजधानी की मालिक हैं, और ये महिला सशक्तिकरण का आदरणीय मोदी जी के विजन का प्रतिनिधित्व कर रही है। और जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि अब बस शुरू हो रहा है, खुद अगला जब 2029 आएगा तो 33% MPs MLAs सब प्रतिनिधित्व करेंगे, जो आज हमारे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों में नेतृत्व कर रहे हैं। ये विजन आपने ठीक कहा कि ये कलयुग हमारी लक्ष्मी जी का है, सरस्वती जी का है, माँ दुर्गा का है, नारी शक्ति का है, यही हमारी पूंजी है। उन्हीं के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।